गुड आफ्टरनून गाइस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखो, अगर कंसेप्ट अभी हम कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। एक एक्स एक्सिस दिया है, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस, वहां से एक लाइन ड्रॉ किया गया है। एक लाइन ड्रॉ किया है। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है, अल्फा डिग्री, और वाई एक्सिस से बीटा, और जेड एक्सिस से गामा, तो इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा को कॉस अल्फा से, और वाई एक्सिस को कॉस बीटा से, और गामा को कॉस गामा से। तो ये क्या हो जाता है? डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। एल, इसको एल से डिनोट करते हैं, इसको यम से और इसको यन से। तो ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। क्योंकि कॉस के टर्म में, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन। तो हम लोग को ये याद रखना है। अगर इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन रेशियो। समझ लो, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है एक लाइन का जो कि ए बी सी है, और डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है जो कि है एल एम एन, और एल एम एन से किसको डिनोट करते हैं? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से। ठीक है। अगर ये दिया हुआ है तो क्या होता है? देन एल अपॉन ए इक्वल टू यम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी होता है। ये होता है। अब अगर इसको मैं के मान लू, और इसको अगर के मान के अगर इसको मैं सॉल्व करूं, तो ये क्या हो जाएगा? तो एल इज इक्वल टू ए के, यम इज इक्वल टू बी के, और सी इक्वल एन इज इक्वल टू सी के। तो यल ये हो जाएगा, और फिर एल एल इज इक्वल टू ए के, एम इज इक्वल टू बी के, एन इज इक्वल टू सी के। लेकिन एक चीज है, जब डायरेक्शन रेशियो ऐसा दिया हुआ है तो इसमें से एक कंडीशन निकल के आती है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये हमेशा याद रखना है। एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं इसमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख दूं, और इसको अगर इसको सॉल्व करूं, एल को ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 1, और के स्क्वायर को कॉमन निकाल लूं, तो क्या बचेगा मेरे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट प्लस माइनस। और अगर ये के की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? के इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस। तो वैसी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए अपॉन, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल की वैल्यू ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया? डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो के टर्म में लिख दिया। तो ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, और एल इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। अब और अगर इसमें ही एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करोगे तो देखो 1 आ जाएगा ये, क्योंकि एल स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, और इसमें बी स्क्वायर ये रूट कट जाएगा, सी स्क्वायर ये रूट कट जाएगा, और तीनों को ऐड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे भी सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी सारा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इससे भी हम लोग क्या मिल देगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये पूरा पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
अब डायरेक्शन कोसाइन क्या है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। अगर दो पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो पास हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो समझ लो एक पॉइंट है पी पॉइंट, वो पी पॉइंट क्या है? x1 y1 और z1, और एक क्यू पॉइंट है वो है x2 y2 z2। ठीक है, तो इसका अगर मेरे को कोसाइन लिखना है तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखूंगा? तो डायरेक्शन कोसाइन क्या 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 हो जाएगा? x2 माइनस x1 अपॉन PQ का डिस्टेंस, पूरा PQ का डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस तो हम लोग को निकालने आता है, और दूसरा ये L हो जाएगा, M क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन PQ का डिस्टेंस, और z2 माइनस z1 अपॉन PQ का डिस्टेंस। ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा N। अब PQ क्या है? PQ क्या हो जाएगा? डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा PQ। तो x2 माइनस x1 अपॉन PQ, ये पूरी वैल्यू y2 माइनस y1, और ये पूरी वैल्यू PQ, और z2 माइनस z1 ये पूरी वैल्यू PQ। तो इससे हमको क्या निकल जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। 2 पॉइंट अगर दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये क्लास 12 का चैप्टर 12 का है, चैप्टर 11 क्लास 12 का। अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसके पहले हम एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। और एग्जांपल सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से मैं समझाता हूं कैसे सॉल्व होगा। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है? इफ अ लाइन, फर्स्ट लाइन में एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री with XYZ। फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर सॉल्यूशन क्या होगा इसका? देखो एंगल मेक कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ 90 60 30, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? तो L इक्वल टू कॉस अल्फा। अभी हम लोगों को पता है कॉस अल्फा क्या है? 90। तो कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 0 होता है। उसके बाद फिर एम इक्वल टू क्या है? कॉस बीटा। तो कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 क्या होता है? कॉस 60 होता है √3/2 होता है ये, और ये कितना हो जाएगा? हाफ। और यन क्या है? कॉस गामा क्या है? कॉस 30 क्या है? √3/2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? इफ अ लाइन है डायरेक्शन रेशियो, अगर लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो 2, -1, -2, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। देखो
कभी भी डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ABC होता है ना, ABC। तो हम लोग को पता होना चाहिए A है, ये B है और ये C है। और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने में मतलब LMN फाइंड करने बोल रहा है, यही बोल रहा है ये। अब देखो हम लोग ने स्टार्टिंग में LMM का एक फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें था L क्या है, L इज इक्वल टू A अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। वैसे ही m क्या है, m इज इक्वल टू बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैसे ही n क्या है, c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। अब a की वैल्यू क्या है 2। पहले तो हम निकाल देते रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या है 4, बी स्क्वायर क्या है 1, सी स्क्वायर क्या है 4, 4 4 4 8 1 9 मतलब 3 हो जाएगा। अब L क्या हो जाएगा, सो L इक्वल टू 2/3। m क्या हो जाएगा -1/3 और n क्या हो जाएगा -2/3, -2/3। तो ये आ गया हमारा LMN डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आया, देखो ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन, इतना समझ में आया। अब आगे, अब थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। देखो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। 2 पॉइंट, वो पॉइंट क्या है -2, 4, -5 एंड 1, 2, 3 ये है। अब इसमें क्या बताऊं मैं, अगर 2 पॉइंट दिया होगा तो आप फॉर्मूला याद करो, इसको मिटा देता हूं मैं। अभी मैं आपको बताया अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो कैसे करना है, x2 डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखते हैं हम, x2 माइनस x1। ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है, ठीक है। ये x2 है, y2 z2 है। अब x2 माइनस x1 अपॉन इन दोनों का डिस्टेंस, तो इन दोनों का डिस्टेंस लिखेंगे, है ना। ये था फॉर्मूला PQ, हम लोग ने फॉर्मूला जो डिराइव किया था उसमें। और y2 माइनस y1 अपॉन PQ मतलब इन दोनों का डिस्टेंस और z2 माइनस z1 अपॉन इन दोनों का डिस्टेंस मतलब PQ। तो समझ लो ये कोई पॉइंट है, 2 पॉइंट, P एक पॉइंट है समझ लो ये, और एक Q एक पॉइंट है समझ लो। तो पहले तो इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, तो PQ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस -2, 1 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -5, तो 3 माइनस -5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस और -2, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, तो 64 कितना हो जाएगा, 64 और 4 68, 68 और 9 कितना हो जाएगा 68, 78, 77, तो रूट 77 हो जाएगा ये, ठीक है। ये रूट 77 हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, x2 माइनस x1। सो डायरेक्शन रेशियो क्या ये है, ये PQ हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PQ। सब चलो डायरेक्शन x2 माइनस x1, x2 क्या है 1, 1 माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा 3, तो मेरा डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, 1 माइनस ऑफ -2
3/√77 और दूसरा 2 - 4 -2 तो -2/√77 और लास्ट 3 माइनस और -5 8 तो 8/√77। ये मेरा हो गया डायरेक्शन, ये आंसर डायरेक्शन कोसाइन, ये मेरा हो गया आंसर। समझे? तो ये हो गया आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो क्या करना है, मतलब एक्स एक्सिस का फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट केस फर्स्ट लेंगे हम लोग एक्स एक्सिस का। ठीक है, केस फर्स्ट, लाइन पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस से का डायरेक्शन क्वेश्चन, मतलब एक लाइन है जो एक्स एक्सिस पास कर रहा है। मतलब ऐसा कोई लाइन है, ये अगर x है, ये y है, ये z है, तो एक लाइन जो है वो x एक्सिस से ही पास कर रहा है। ये x एक्सिस से एक लाइन पास कर रहा है, लाइन जो है उसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। ये लाइन x एक्सिस से पास कर, तो x एक्सिस से कितना डिग्री बना रहा है? तो 0, तो अल्फा कितना हो जाएगा? 0। और ये लाइन y एक्सिस से कितना डिग्री बना रहा है? तो बीटा कितना हो जाएगा? 90। गामा कितना हो जाएगा? ये भी 90। इतना समझे? क्योंकि ये लाइन खुद इसमें पास कर, तो लाइन से x एक्सिस का डिग्री तो 0, और ये लाइन से y डिग्री का 0 कितना? 90, और ये लाइन से y एक्सिस का कितना? 90। हम लोग यही तो देख रहे थे, लाइन है, लाइन से x एक्सिस, लाइन से y एक्सिस, लाइन से z एक्सिस। ये अब इसमें निकाल लो, cos अल्फा कितना होता है? cos 0 कितना होता है? cos 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है। और फिर cos बीटा, cos 90, मतलब cos 90 कितना होता है? cos 90 0 होता है। और cos अल्फा, cos गामा, cos 90 कितना होता है? फिर 0 होता है। मतलब x एक्सिस से आया 1 0 0, मतलब केस 1 में आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? आंसर डायरेक्शन कोसाइन जो है वो x एक्सिस से कितना है? 1, 0, 0। अब वैसे आप सोचो केस 2 में क्या है? y एक्सिस से लाइन पास कर रहा है। अब जो y एक्सिस से लाइन पास करेगा उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या बन जाएगा? उसमें वो एक लाइन, अब क्या हो जाएगा? लाइन यहां से पास कर रहा है, सॉरी y एक्सिस से पास कर रहा है, y एक्सिस से, और y एक्सिस से एंगल 0 हो जाएगा, और बाकी 90 90, मतलब यहां पे आएगा 0, 1, 0। सही बात है। और वैसे ही केस 3 जो z एक्सिस से पास कर रहा है लाइन, उसका डायरेक्शन क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 0, 0, 1। ठीक है, तो ये है, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन। सो दैट द लाइन, so that the point, so not line, point, so that the point A 2, 3, -4, B 1, -2, 3, and C 3, 8, -1, -11 are collinear.
आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है, यही बोला है। अब कोलिनियर के लिए हम लोग ने पढ़ा हुआ है, पहले तो आप कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन जो होना, डायरेक्शन रेशियो जो होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तब जाके कोलिनियर होगा। सही बात है ना, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए तब जाके कोलिनियर होगा। तो डायरेक्शन रेशियो हम लोग को निकालना पड़ेगा किसका, ए बी का और बी सी का। तो समझ लो डायरेक्शन रेशियो निकालो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, 1 - 2, 1 - 2 कितना हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी कितना जाएगा, 1 - 2, तो 1 - 2 -1, कॉमा -2 -3 -5 और 3 -4 7। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC निकाल दो, BC कितना हो जाएगा, 3 -1 2, 3 -1 2 है ना, 3 -1 2। उसके बाद फिर 8 माइनस ऑफ -2 10 और -11 -3 -14। अब आप देखो, अगर इसमें से मैं -2 कॉमन निकाल लेता हूं, अगर इसमें तीनों से -2 कॉमन निकालता हूं, -2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे -5 बचेगा और यहाँ पे 7 बचेगा। सही बात है ना, -2 -1 2 -2 -5 10 -2 और इंटू 7 -14। देखो ये और ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी और बी सी सेम है, बट ये और सिर्फ कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई है, तो मतलब ये दो कोलिनियर है, ये दो प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनल है मतलब दीज आर कोलिनियर। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी and direction ratio of BC are proportional. So point A, B, C are collinear। ये हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज में वो एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, और सारे एक्सरसाइज में कुछ भी टफ है नहीं। ये एक्सरसाइज खत्म। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे जो सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर है, अब वो स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, तो हम लोग कैसा लिखते हैं इक्वेशन लाइन। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फिर 3D ज्योमेट्री डायमेंशनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो लिखेंगे हम लोग। तो देखो कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर, जो भी आर वेक्टर है वो इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर। तो इस फॉर्म में हम, और ये क्या है, ये ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन जो पासिंग थ्रू, ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन एक ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, जो ए से पास कर रहा है, ए वेक्टर से पास कर रहा है, एंड पैरेलल टू बी वेक्टर,
बी पॉइंट, मतलब एक ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन है जो ए से पास कर रहा है और बी से पैरेलल है, वो इक्वेशन ऑफ लाइन को हम लोग ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं, कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं, कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड फॉर्म में, एक्स वाई जेड फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आर को अगर एक्स वाई जेड ले लूं, जैसे आर वेक्टर को अगर मैं एक्स आई कैप ले लूं, प्लस वाई जे कैप ले लूं, और प्लस जेड के कैप ले लूं, और ए को अगर मैं ले लूं, ए वेक्टर को अगर x1 आई कैप ले लूं, और फिर y1 जे कैप ले लूं, और फिर z1 के कैप ले लूं, और b को मैं अगर इसमें दिए ए के कैप ले लूं, b जे कैप ले लूं, और प्लस c के कैप ले लूं। ठीक है, और ये सबको इसमें पुट कर दूं तो मेरा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकल के आएगा। वो कैसे निकल के आएगा, तो देखो वो इस तरह से निकल के आएगा। देखो इसको अगर एक्स वाई जेड इसको पुट कर दो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ठीक है, इक्वल टू ए क्या है, एक्स वन जेड ये है, मतलब x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस k1 के प्लस z1 के और फिर प्लस लेमडा टाइम ऑफ ए के प्लस बी जे के प्लस सी के। ठीक है, और मेरे को लेमडा को एलिमिनेट करना है। लेमडा को एलिमिनेट कैसे करूंगा मैं, ये जो आई कैप वाला है, ये आई कैप वाला, ये आई कैप वाला, इसको यहां ले आता हूं तो क्या बन जाएगा, x माइनस x1 आई कैप। सही बात है। फिर ये वाला कितना बन जाएगा, y माइनस y1 जे कैप, फिर z माइनस z1 के कैप इक्वल टू लेमडा टाइम ऑफ ए के प्लस बी के बी जे के प्लस सी के। ठीक है, अब देखो लेमडा का एलिमिनेट करना मतलब ए को अगर इसमें आई कैप है और इसमें ये है, मतलब x माइनस x1 इक्वल टू लेमडा टाइम ऑफ ए, यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई कैप, यहाँ का आई कैप को इक्वेट करेंगे हम, तो क्या बनेगा ये x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू लेमडा। वैसे ही y के केस में हो जाएगा, तो y के केस में क्या हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन बी, वैसे z माइनस z1 अपॉन सी। तो ये हम लोग ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन सी, और लेमडा तो ठीक है, इसको इक्वल टू लेमडा होता है वो, और लेमडा मतलब ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखेंगे। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म, और ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। और ये कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। आर को लिया एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, जेड वेक्टर, ए को लिया x1 y1 z1, और बी को लिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ये तीनों इसके अंदर पुट करेंगे तो इस फॉर्म में देखो ऐसे करके निकल के आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को याद रखना है, और ये तो याद ही रखना है कि r इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ठीक है, अब चलो इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये मैं मिटा देता हूं। देखो इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन
of the line passing through 5, 2, -4 and which is parallel to vector 3k plus 2j minus 8k। ठीक है, ये है। अब देखो फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन दोनों बोला है ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, इससे पास कर रहा है, इससे पास कर रहा है एंड पैरेलल है इससे। अब देखो इक्वेशन में पहले तो हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है, पासिंग थ्रू पॉइंट मतलब 5, 2, -4 एंड पैरेलल टू वेक्टर, पैरेलल टू वेक्टर, जो वेक्टर है पैरेलल वो क्या है, ये है। इसका हम लोग ने -8k, इसका हम लोग कैसे लिखे थे, तो एक ऐसा लाइन है ये, इससे पास करने वाला लाइन क्या होता है, ए वेक्टर, तो मतलब ए पॉइंट क्या है, ए है, और पासिंग कर रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, और ये क्या है, ए वेक्टर। ऐसे लिखे थे हम लोग, तो R इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम ऑफ बी वेक्टर, ऐसे लिखे थे हम लोग। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन होता है जो ए से पास कर रहा है, बी से पैरेलल है, तो ये अब पुट कर दो बस। R इक्वल टू क्या है, एक क्या है, ये है 5ik प्लस 2k j माइनस 4k, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस लेमडा टाइम ऑफ बी क्या है, ये है 3ik प्लस 2k माइनस 8k, ठीक है। तो ये क्या हमारी आ गई आर, ये हमारा आ गया फाइंड द वेक्टर, वेक्टर फॉर्म का लाइन, तो वेक्टर फॉर्म में मैंने इस लाइन को लिख दिया, तो ये आंसर हो गया इन वेक्टर फॉर्म, ये आंसर हो गया इन वेक्टर फॉर्म। अब मेरे को इसको कार्टेशियन फॉर्म लिखना है, तो कार्टेशियन फॉर्म एकदम सिंपल है, क्या मानना है आर को, क्या मानना है, xik प्लस yjk प्लस zkk, ये मान लेना है, इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर क्या हो जाएगा, 5ik, अब देखो 5ik प्लस 2kk माइनस 4kk, और फिर प्लस लेमडा टाइम ऑफ 3ik प्लस 2kk माइनस 8kk, ठीक है। अब देखो x है यहाँ पे, ये वाला ये यहाँ पे ले आओ, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5 और ब्रैकेट में ik प्लस y माइनस, ये वाला यहाँ पे ले आओ, तो y माइनस 2jk, और फिर प्लस z प्लस 4 z प्लस 4kk, ठीक है। ये kk इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा 3ik प्लस 2jk प्लस माइनस 8kk। अब देखो ik को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, तो x माइनस 3 इक्वल टू 3 लेमडा, तो x माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल टू लेमडा। वैसे ही y माइनस 2 इक्वल टू 2 लेमडा, तो कितना, y माइनस 2 अपॉन 2 लेमडा, और z प्लस 4 इक्वल टू माइनस 8 लेमडा, तो z प्लस 4 अपॉन माइनस 8 इक्वल टू लेमडा, और लेमडा मतलब दिस इक्वल टू दिस, तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कितनी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, x माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन माइनस 8, ये हो जाएगी हमारी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने x y z रख के बताया, अब इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, मैं आपको पहले ही बताया हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है,
इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c, यही होती है। अब देखो x1 क्या है, 3 है, तो x माइनस x1 क्या है, 3 है, तो 3 अपॉन a क्या है, जो a है जिसे पास कर रहा है वेक्टर ए बी सी हो, जिसे पास कर रहा है ये, तो a क्या है 5, हाँ। अब a क्या है, a इसमें a क्या है 5 माइनस 3, तो 5, चलो उससे मत करो तुम लोग इतना, ये समझ में आया, हाँ। तो ये हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में, ये मत करो तुम लोग, वो लंबा हो जाएगा क्योंकि उसमें ए फाइंड करना पड़ेगा, फिर बी फाइंड करना पड़ेगा, फिर सी फाइंड करना पड़ेगा, इससे अच्छा तुम लोग ये करो, ये अच्छा है। ओके, अब नेक्स्ट क्या, इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। इसके पहले हम लोग ने क्या देखा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ बी वेक्टर। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट है, समझ लो कि एक ए पॉइंट है x1, y1, z1, और एक बी पॉइंट है, समझ लो x2, y2, z2। ठीक है, इससे पास करने वाली लाइन को कैसे लिखेंगे हम लोग वेक्टर फॉर्म में, तो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम ऑफ b वेक्टर माइनस a वेक्टर, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको कार्टेशियन फॉर्म में, डायरेक्ट लिख रहा हूं। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो वही है, r को x आई के प्लस y जे के प्लस z जे के रखो, और इसको वैसे रखो, और पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, x में से माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1, y में से y1 माइनस करो अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हो जाएगा हमारा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। 2 पॉइंट से इक्वेशन लाइन जो पासिंग करने वाली लाइन है उसको x2 माइनस x1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, इसको इस तरीके से ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग करते हैं क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट
-1, 0, 2 एंड 0 है ये, -1, 2 और 3, 4, 6। यही बोल रहा है वेक्टर इक्वेशन फॉर अ लाइन, जो दो लाइन, एक ये पॉइंट से पास हो रहा है, ये पॉइंट से पास हो रहा है, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, वेक्टर इक्वेशन लिखना है। तो अभी मैं क्या बताया, इसको कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यही तो लिखते हैं। और ये क्या है, ये ए है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, ए, तो ए वेक्टर क्या है, -1, 0, 2, और बी क्या है, बी वेक्टर क्या है, 3, 4, 6। हो गया क्वेश्चन। तो इसको क्या लिखोगे, -1, आई के प्लस 0, जे के प्लस 2, के फिर प्लस लेमडा बी माइनस ए 4 हो जाएगा, 4 आई के प्लस बी माइनस ए 4 -0 4 जे के प्लस फिर बी माइनस ए 6 - 2 4 के। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। ठीक है, ये बस वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन कितना दिया हुआ है, तो x प्लस 3/2 इक्वल टू y -5/4 इक्वल टू z प्लस 6/2 ये दिया हुआ है। तो फाइंड वेक्टर इक्वेशन फॉर लाइन। तो लाइन के लिए वेक्टर इक्वेशन लिखना, मतलब इसको सॉल्यूशन क्या है, वेक्टर इक्वेशन पे इसको लिखना है, वेक्टर इक्वेशन पे इसको लिखना है। तो हम लोग को पता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन जो दिया रहता है, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, x - x1/a इक्वल टू y - y2/b इक्वल टू z - z2/c। यही होता है हमारा फॉर्मूला। बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये हमारा फॉर्मूला है, अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो हमारा x1 क्या बनेगा, x1 क्या आएगा हमारा, -3 आएगा। x1 क्या आएगा हमारा, -3 आएगा। y2 क्या आएगा, y2 क्या आएगा हमारा, सॉरी y1 और z1, तो y1 क्या आएगा हमारा, y1 क्या आएगा, 5 आएगा। और z1 क्या आएगा हमारा, z1 क्या आएगा, -6 आएगा। सही बात है। अब a क्या आएगा, यहां से कंपेयर करेंगे तो a क्या आएगा हमारा, a इक्वल टू 2 आएगा, b इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा, और c इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। सही बात है। अब देखो, अब क्या लिखना है, वेक्टर इक्वेशन फॉर लाइन लिखना है ना हम लोग को। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखते हैं हम, कार्टेशियन इक्वेशन दिया, वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा लिखते हैं हम, तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर, यही होता है ना। ये कौन सा लाइन है, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ए 2 से पास हो रहा लाइन और इससे पैरेलल है ये वेक्टर से, तो इसको ये लिखेंगे। तो आर इक्वल टू हमारा जो ए वेक्टर है, जो पैरेलल वेक्टर किसके, ये क्या है, लाइन जिसे पास कर रहा है, तो किससे पास कर रहा है हमारा, इससे पास कर रहा है, -3, 5, 6 से पास कर रहा है। तो -3 आई के प्लस 5 जे के और फिर प्लस -6 के और फिर प्लस लेमडा टाइम ऑफ किससे पैरेलल है, इससे पैरेलल है, तो 2 आई के प्लस 4 जे के प्लस 2 के। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया वेक्टर फॉर्म में। अगर देखो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हम लोग ने, और अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो भी कार्टेशियन फॉर्म में लिखने आ गया हम लोग को। तो ये था। अब थोड़ा आगे बढ़ते, एंगल बिटवीन द टू लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, और अब एंगल बिटवीन द टू लाइन,
अब क्या है, एंगल बिटवीन द टू लाइन, एंगल बिटवीन द टू लाइन, मतलब समझ लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। यहाँ पे कोई दो लाइन पास कर रहा है और दो लाइन ओरिजिन से ऐसे पास कर रहा है, ये है समझ लो, और ये है ऐसे समझ लो। ये लाइन समझ लो L1 है और ये लाइन समझ लो L2 है। इसके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो इसके बीच में जो एंगल थीटा है, तो ये दो लाइन के बीच में जो एंगल है कैसे बनेगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना और कुछ नहीं। तो क्या होता है, अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दो, एक लाइन वन का डायरेक्शन रेशियो दिया समझ लो A1 B1 और C1, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 का दिया हुआ है A2 B2 C2, ठीक है। तो हम लोग cos थीटा कैसे लिखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, cos थीटा कैसे लिखते हैं, मॉड A1 A2, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2, B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 प्लस C1 इंटू C2 अपॉन क्या करेंगे, रूट में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, मतलब A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। उसके बाद ये वाला भी रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, और फिर मॉड लगा दो बड़ा वाला। तो ये है फॉर्मूला, और इसको एकदम बाय हार्ट करना है, इसको याद करना है, ठीक है। अब देखो इसमें से दो कंडीशन निकल के आती है। अगर अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर रहे, अगर ये दो लाइन, अगर ये दोनों लाइन है, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर रहे, तो केस वन, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब थीटा इक्वल टू 90। अगर थीटा इक्वल टू 90 हो गया, तो थीटा इक्वल टू 90 में क्या होता है, थीटा इक्वल टू 90 रख दोगे तो थीटा इक्वल टू 90 जीरो होता है, तो ये पूरा क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, तो मतलब दिस इक्वल टू जीरो। तो केस वन, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस, सेकेंड केस, बोथ लाइन आर पैरेलल, बोथ लाइन आर पैरेलल। अगर दोनों लाइन पैरेलल रहेगा, अगर दोनों लाइन पैरेलल रहेगा, समझ लो दो लाइन ऐसा है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो उसका डायरेक्शन क्वेश्चन क्या होगा, प्रोपोर्शनल में होगा। तो इसीलिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बचा इसका क्वेश्चन, इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फिर एक टॉपिक और बचा हुआ है, वो भी हम आज ही करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द, फाइंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन गिवन बाय, एक एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन, और लाइन क्या दिया हुआ है, आर वेक्टर कितना दिया हुआ है, 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम ऑफ i
प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, और दूसरा लाइन क्या दिया हुआ है, 5ik प्लस -2j प्लस म्यू 3ik प्लस 2k प्लस 6k। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को एक चीज पता है, क्या पता है, देखो अगर इसको कंपेयर करें तो ये क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर होता है। मतलब ए है और ये बी है। इसको भी देखेंगे तो ए है और ये बी है, ये भी तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर होता है। अगर a1 b1 मान ले तो a1 है और ये b1 है और ये म्यू है यहाँ पे, तो ये म्यू है, म्यू टाइम ऑफ बी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करना है, इसमें हम लोग को एंगल फाइंड करना है ना। एंगल हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पहले लिख लो। फॉर्मूला क्या हमारा, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, इसको इसमें कॉस थीटा क्या है हमारा फॉर्मूला, कॉस थीटा क्या होता है, मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, a2 b2 c2, यही होता है ना फॉर्मूला, यही होता है फॉर्मूला। अब देखो, अब हम हमारे पास पहले ये तो है कि a1 b1 c1 क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ना, a1 b1 c1 क्या है। तो ये a से तो पास हो रही है और ये b इसके पैरेलल लाइन है, तो इसमें a1 क्या हो जाएगा, a1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा आपको तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 1, इसमें a1 क्या हो जाएगा 1, b2 क्या हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा 2 और c1 क्या हो जाएगा 2 और a2 क्या हो जाएगा 3, b2 क्या हो जाएगा 2 और c2 क्या हो जाएगा 6। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, अभी मैं बताता, इसको अगर x y z ले लेंगे तो मैं लिख के बताता हूं आपको। यहाँ पे ये इसका कार्टेशियन फॉर्म लिख के बताता हूं। इसका कैसे लिखोगे, इसको x1, ये अगर इसको मैं लिख लू ऐसे x i k प्लस j y j k प्लस z k k लिख लू इक्वल टू, और ये 3 को यहाँ ले आऊं और लेमडा से कंपेयर कर दूं और लेमडा 1 हो जाएगा तो x माइनस 3/1 हो जाएगा। तो x माइनस 3/1 इक्वल टू, वैसे y माइनस 2/2, तो y माइनस 2/2 इक्वल टू z प्लस 4/2, तो z प्लस 4/2। देखो हो गया, यही क्या है, यही तो ये जो 1 है, ये 1 2 2, यही तो a1 है, यही तो b2 b1 है, यही तो c1 है कि नहीं। अब देखो सेकेंड लाइन ये है, सेकेंड लाइन ये है। अब इसमें भी यही मान लो x i k प्लस z j k प्लस y j k प्लस z k k इक्वल टू, ये मान लो, इसमें क्या हो जाएगा x माइनस 5, तो सेकेंड इक्वेशन लाइन क्या बचेगी, x माइनस 5 अपॉन ये जो 3 है, ये 3 इक्वल टू y माइनस y प्लस 2, तो y प्लस 2 ऑफ ये कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू, ये z है, z तो कुछ है ही नहीं, तो z अपॉन 6, ये कितना हो जाएगा ये, और यही क्या है 3, तो ये क्या है a2, ये क्या है b2 और ये क्या है c2, और यही तो हम लोग को यूज करना है इसमें। तो आपको पता होना चाहिए जो पैरेलल जो लाइन होता है ना, ये ए यही a1 b1 c1 होता है, और इसमें जो म्यू दिया और म्यू के बाद ये यही a2 b2 c2 होता है। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें और इसका मॉडुलस लेना है, तो a1 b1 c1 कितना हो जाएगा, a1 a2 कितना हो जाएगा 1 2 3, तो 3 प्लस b1 b2 कितना, b1 b2 कितना हो जाएगा 2 into 2 4 और प्लस c1 c2 कितना हो जाएगा 2 into 6 12 अपॉन रूट ऑफ
a1 प्लस b1 प्लस बी स्क्वायर, तो रूट ऑफ a1 प्लस b1 इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 4 और वैसे रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 36, सही बात है। अब क्या कितना हो जाएगा, 16 16 17 18 19, तो 19 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 8 1 9, तो मतलब ये 3 हो जाएगा इंटू 36 और 4 40 और 9 49, मतलब 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 19 अपॉन 21। तो देखो कितना हो जाएगा आंसर 19 अपॉन 21। तो थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू 19 अपॉन 21। तो आंसर कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। और ये हमारा फाइनल आंसर, है। ठीक है, ये समझ में आया। तो घबराना नहीं है, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ये इसको डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म से भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, बट ये सॉल्व कर लो और ऐसा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Find the angle between the pair of line x plus 3 upon 3 equal to y minus 1 upon 5 equal to z plus 3 upon 4 or and x plus 1 upon 1 equal to y minus 4 upon 1 equal to z minus 5 upon 2। देखो बहुत सिंपल है ये, कुछ काम का ही क्वेश्चन नहीं। ये हम लोग को पता है, ये a1 है, ये a2 है और b1 है और ये c1 है। वैसे ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है कि नहीं। हम लोग को क्वेश्चन पता है cos थीटा क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज और वैल्यू पुट कर दो, जो भी आंसर आएगा आंसर निकल गया। तो देख लो a1 a2 कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना जाएगा 4 2 8 हो जाएगा ना। उसके बाद फिर इसका कर दो रूट ऑफ 9 प्लस 25 प्लस 4 16 और रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4, तो कितना हो जाएगा इसको, तो इसको टोटल लिख दो कितना हो जाएगा, ये इसको ये करना पड़ेगा। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 8 8 16 हो जाएगा, तो ये 16 और 16 अपॉन रूट ऑफ 50 और रूट ऑफ 6 हो जाएगा ये, तो 16 अपॉन 5 रूट 2 और रूट 6 हो जाएगा, तो ये 8 रूट 3 अपॉन 15 हो जाएगा। ठीक है, और तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया ये, तो थीटा कितना आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 8 रूट 3 अपॉन 15, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, दो लाइन के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वो कितना होता है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं आगे। डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट लाइन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट लाइन। So distance between the shortest distance between two line, देखो shortest distance between
टू लाइन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो। और मैं पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा, एक्सरसाइज 11.2 का पूरा एक एक सवाल सॉल्व करवाऊंगा, एक्सरसाइज 11.3 का पूरा एक एक सवाल सॉल्व करवाऊंगा। और ये बहुत स्कोरिंग है, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, इसमें मार्क्स नहीं आता है, बस कंसेप्ट समझ गए तो आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, दो लाइन के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, अच्छा लगा सब्सक्राइब करो और लाइक करो, बहुत मेहनत से बनाते वीडियो। ओके, थैंक यू।